स्लिप डिस्क होता क्या है, उसकी वजह क्या है और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में। स्लिप डिस्क एक बड़ा वेग टर्म है जो हर कोई लेमन यूज़ करता है फॉर स्पाइन प्रॉब्लम। स्लिप डिस्क का मतलब ये है हमारे स्पाइन के जैसे जो वर्टिब्रा होते हैं, मणके हम जिन्हें कहते हैं, अगर हम लोअर स्पाइन की बात करें तो L1, L2, L3, L4, L5, हर हड्डी के बीच में भगवान ने एक गद्दी बनाई है जिसको हम डिस्क कहते हैं। मतलब दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है। वो डिस्क का काम ये होता है कि जब हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कूद रहे हैं या स्पोर्ट्स में हैं तो वो लोड भी लेती है और हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है। कभी कभी क्या होता है कि वो डिस्क या गद्दी फट जाती है। जैसे अगर हम मान लें एक टायर है हमारी हड्डियों के बीच में, वो टायर जब बाहर से उसकी लेयर फट गई तो क्या होगा, अंदर जो ट्यूब है वो बाहर निकल आएगी सिंपल भाषा में। तो वो जो ट्यूब बाहर निकल जाती है, ऐसा ही हमारी स्पाइन में भी होता है। अगर बाहर से स्पाइन की डिस्क की लेयर फट जाती है तो उसके अंदर जो चीज़ होता है, जेली जैसा एक मटेरियल होता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वो बाहर की जो नर्व्स होती हैं उसको इरिटेट करने लगता है। तो सिंपल भाषा में स्लिप डिस्क एक ऐसी चीज़ है कि जब गद्दी हमारी हड्डियों के बीच वाली फट जाती है और उसके अंदर की जेली बाहर निकल आती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? नॉर्मली क्या होता है, वो बहुत मजबूत होती है, जी। आराम से टूटती नहीं है, फटती नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए भगवान ने बनाई होती है मसल्स आजू बाजू। हमारी स्पाइन तीन चीज़ों से बनी है, एक हड्डी, एक डिस्क और मसल्स। हड्डी यंग एज में मजबूत होती है, डिस्क और मसल्स मिलके साथ में काम चलाती है पूरी ज़िंदगी। लेकिन अगर किसी की मसल्स वीक हैं, जैसे अगर सिटिंग जॉब है या मोटापा है, एक्सरसाइज नहीं करते, पोस्चर अच्छा नहीं है, इन सारी चीज़ों से मसल्स वीक होती हैं, तो ज़्यादा लोड आता है डिस्क पे। और अगर हम कोई एक्सरसाइज करने गए जहाँ पे कि ज़रूरत से ज़्यादा लोड आ गया हमारी डिस्क पे, तो कभी कभी ये फट जाती है। तो जो बाहर निकलने का कारण है मोस्टली ऐसा है कि हमारी अपनी ही गलती होती है। अगर हमारी मसल स्ट्रांग नहीं है या हम ज़रूरत से ज़्यादा स्पाइन को लोड कर रहे हैं गलत पोस्चर में, उस वजह से। आपने बात एक्सरसाइज की तो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं उनके साथ भी बहुत अक्सर ये देखते हैं कि उनको कोई मसल इंजरी हो गई, कभी उनके नेक में प्रॉब्लम हो गई, कभी बैक का पेन शुरू हो गया। तो जिम जाने वाले लोगों का जो पेन है उसकी वजह क्या होती है? नॉर्मली जिम जाने वालों को जो दिक्कत होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इधर रॉन्ग टेक्निक या एक्सेसिव वेट। ख़ासतौर से यंग लड़के जो जिम जा रहे हैं, जिनको जोश ज़्यादा है, नॉलेज कम है, या कोई ट्रेनर नहीं है सुपरवाइज़ करने के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा लेते हैं और टेक्निक गलत रखते हैं। अगर हम जैसे टेक्निक की बात करें तो दो एक्सरसाइजेज हैं जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बैक प्रॉब्लम करती हैं। एक है वेटेड स्क्वाट्स, जिसमें कि हम वज़न के साथ में स्क्वाटिंग करते हैं, जैसे उठक बैठक जैसे सिंपल सेंस में। दूसरी है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट जिसमें हम आगे झुक के वेट उठाते हैं। हमारे पास जिम इंजरी वाले जितने पेशेंट आते हैं स्पाइन के, उसमें से 90% इन दो एक्सरसाइज की वजह से आते हैं। या तो टेक्निक सही नहीं थी, या वेट सही नहीं था, या बॉडी वार्म अप नहीं थी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही इन्होंने गलत टेक्निक से या ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठाया, स्पाइन की डिस्क उतना लोड नहीं ले पाती और एकदम से प्रेशर में वो कोलैप्स कर जाती है और जो अंदर की जेली होती है वो बाहर निकल जाती है और स्लिप डिस्क हो जाता है। फिर ये लोग लंबे टाइम के लिए स्पोर्ट्स से या जिम से इनको छुट्टी लेनी पड़ती है जब तक कि वो पूरा रिकवर नहीं होता है। तो ये दो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, अच्छी हैं अगर आपको सही से करनी आती है, अगर कोई ट्रेनर आपको सही से सुपरवाइज कर रहा है। नहीं तो ये दो एक्सरसाइजेज अगर आप जोश में कर रहे हो अपने दोस्तों को देख के जिम में कि अगर तूने 40 किलो उठाया है तो मैं 50 उठा के दिखाऊंगा, तब होती है दिक्कत। और काफ़ी लोग हमारे पास जिम इंजरीज से आ रहे हैं। ओके। तो स्लिप डिस्क अगर हो जाता है तो एक तो उसका सिम्टम कैसे होगा, मतलब जो नॉर्मल पेन हो रहा है बैक में किसी और वजह से हो रहा है उस पर भी थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन वो पेन और ये स्लिप डिस्क कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? स्लिप डिस्क नॉर्मली दो तरह के प्रेजेंटेशन देती है। एक तो तब जब सिर्फ कमर में दर्द है, जब कोई नर्व नहीं दब रही। दूसरा तब होता है जब नर्व भी दबने लगे। तो अगर किसी को स्लिप डिस्क हुई है, ये हो सकता है कि नर्व ना दब रही हो, उस पेशेंट को सीवियर बैक पेन हो जो कि थोड़े दिनों में कम हो जाए लेकिन पूरी तरह से ठीक ना हो, फिर वो क्रोनिक बैक पेन में बदल जाता है। इसके सिवा अगर नर्व दबने लगती है तो पेशेंट को सिम्टम आते हैं जैसे पैर में दर्द जाना, जिसे हम सैटिका भी कहते हैं। जी। साथ में पैर में सुनपन हो सकता है, भारीपन, झुंझुनाहट आना, या कभी कभी पैर में ताकत कम हो जाती है, चलने में लंगड़ाहट आने लगती है। रेयरली कभी सिम्टम ऐसा भी होता है कि मोशन और यूरिन की नर्व्स दब जाती हैं, जिसे कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं।
तो पेशेंट का मोशन और यूरिन रुक जाता है, कंट्रोल ही चला जाता है। और इसके सिवा एक लास्ट सिम्टम होता है कि जैसे 100 मीटर चले और राइट वाला पैर थक गया, लेफ्ट ठीक है। तो ये तब होता है, ये 6 सिम्टम्स तब होते हैं कि जब नर्व दबने लगे स्लिप डिस्क की वजह से। जी। तो ये 6 सिम्टम्स वो हैं जो हमको बिना एमआरआई या किसी चीज़ के बता देते हैं कि इस पेशेंट को स्लिप डिस्क हो सकती है और इसकी ये वाली नर्व दब रही है। जी। तो ये ऐसा पॉडकास्ट होने जा रहा है जिसमें हमने शुरुआत की थी गर्दन के दर्द से, जिसमें हमने प्रिवेंशन पे बात की थी, कमर दर्द की बात कर ली, गर्दन के दर्द बात कर ली। अब आपने जिक्र कर दिया सियाटिका का। तो सियाटिका फिर अगेन लोगों को लगता है कि एक बार स्टार्ट हो गया तो ये बहुत मुश्किल होता है इसको क्योर करना। तो आप अगर पास सियाटिका के पेशेंट आते हैं तो उनको आप क्या सलाह देते हैं? एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज, 95% ऑफ सियाटिका पेशेंट्स को कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और ऐसा भी नहीं कि सियाटिका वापस आएगा। अच्छा। लेकिन यह है कि उनको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। जैसे सपोजिंग कोई पेशेंट है, यंग एज का है, जिसको सियाटिका का पेन है, हमने एमआरआई किया, हमने देखा L4 L5 में डिस्क निकल गई है जो कि नर्व को दबा रही है। अगर पेशेंट को पैर में कोई कमज़ोरी नहीं है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सेंसेशंस ठीक हैं, सिर्फ पेन है पैर में, वी डोंट ऑफर एनी सर्जरी। हम पेशेंट को ये कहते हैं आपको अपना सिटिंग पोस्चर अच्छा रखना है, जैसे जो हमने अभी कुर्सी की बात करी कि कुर्सी कैसी होनी चाहिए। दूसरा, आपको बैक की एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें स्पाइन के पीछे की मसल्स की एज वेल एज पेट के मसल्स की, कोर मसल जिसे कहते हैं, उसकी एक्सरसाइज करनी है। आपको सोने का पोस्चर अच्छा रखना है, आगे नहीं झुकना है, भारी सामान नहीं उठाना है। जिम या अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें कि आपकी स्पाइन लोड हो रही हो बेंडिंग में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर पेशेंट फॉलो कर लेता है तो वो अच्छे से अपनी लाइफ चला लेता है, कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ग ड्राइविंग होती है। अगर लॉन्ग ड्राइविंग है किसी की, ख़ास तौर से ट्रैफिक में, जैसे कोई दिल्ली में अगर रहता है, ट्रैफिक जैम उसमें 2-2 घंटे की ड्राइव है, कभी कभी कुछ छोटी चीज़ें भी हेल्प कर जाती हैं। जैसे हम कहते हैं आप अपने बैक का स्लैंट, जो गाड़ी की जो सीट है, ड्राइवर सीट, थोड़ा सा आप स्लैंट ज़्यादा करके रखो सो दैट यू आर कंफर्टेबल पीछे 110 या 120 डिग्रीज पे, डोंट सिट स्ट्रेट। इसके सिवा आप ऊंची गाड़ी यूज़ करो। ऊंची गाड़ी का मतलब ये होता है कि जब आप बैठे हो तो आपके पैर मोड़ने की जगह है। कुछ होती हैं गाड़ियाँ जो नीचे होती हैं ज़मीन के पास जी। वो गाड़ी हम बैक पेन वालों को या सैटिका पेन वालों को मना करते हैं। तो ऊंची गाड़ी हो, सीट अच्छे से आप पैक कर लें एंड यूज़ अ ऑटोमेटिक व्हीकल, क्योंकि बार बार क्लच ब्रेक से भी स्पाइन पे लोड आता है। तो छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, इनको अगर कोई फॉलो कर लेता है तो सैटिका का पेन भी चला जाता है, बैक पेन भी। बट अगर कोई इनको इग्नोर करता है और किसी को स्लिप डिस्क ऑलरेडी है तो जैसी एक्सरसाइजेस कम करी या पोस्चर अच्छा नहीं रखा या ड्राइविंग शुरू कर दी ज़्यादा, उन सिचुएशंस में बैक पेन वापस आ जाता है। तब लोगों को ये मान्यता हो गई है कि बैक पेन तो कभी जाता ही नहीं है। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच लाइक टेकिंग योर डाइट रेगुलरली। आपको ज़िंदा रहने के लिए रोज़ खाना खाना ज़रूरी है। तो अगर आपको सैटिका बैक पेन से छुटकारा चाहिए तो रोज़ 10 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूरी है। जी। तो अगर हम लोग ये मानते हैं कि कमर दर्द के जो मेजर रीज़न है, वो तो हमने पोस्चर की बात की, सब किया, लेकिन अगर ये स्लिप डिस्क कितना बड़ा रीज़न है कमर दर्द का? क्या सारे जो कमर दर्द है वो कहीं ना कहीं आपके रीढ़ से, हड्डी से जुड़े होते हैं, या मसल वीकनेस भी बहुत बड़ा रीज़न होता है? अगर हम स्लिप डिस्क की बात करें तो इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ द रीजंस फॉर बैक पेन। सबसे कॉमन कारण हम ये कह सकते हैं कि स्लिप डिस्क है। स्पाइन की अच्छी बात यह है कि 97% पेशेंट जो हैं वो मेडिसिन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। 3% से कम लोग हैं जिनको एक्चुअली स्पाइन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और मोस्टली ये वो लोग होते हैं जिनकी की नर्व प्रेस हो रही होती है। अगर हम पेन की बात करते हैं, जैसे नेक पेन या बैक पेन, यू विल बी सरप्राइज्ड अगर कोई वेट कम कर ले, रेगुलर एक्सरसाइज करे, पोस्चर अच्छा रखे, स्लीपिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर दोनों, तो ज़्यादातर लोग अपने बैक पेन को, नेक पेन को हरा देते हैं। लेकिन जिनकी नर्व्स दबने लगती हैं, जैसे अगर हाथ में नर्व दब गई, सीवियर पेन आने लगा, या सेंसेशंस कम हो गए, या फिर अगर पावर कम हो रही है हाथ की, उन सिचुएशंस में हमको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी लोग बहुत ही लेट आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक पेशेंट का बताता हूँ, उसमें हाथ की सेंसेशंस कम हो गई थी, उसको गर्म ठंडा पता चलना कम हो गया था। वो हाथ में या उंगलियों में बर्न्स लेके आया हमारे पास, जैसे गर्म चाय को पकड़ लेते हैं, पता नहीं चलता। हाँ, तो वो उस सिचुएशन में आया। हमने उसको पूछा, आपको चलो सेंसेशन कम है,
या नेक में प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्या निशान है? कहते गर्म चाय पकड़ता था मैं सुबह स्टील के कप में, कहते इतना पता ही नहीं चलता था, और राइट हैंडर था वो, तो उसकी उंगलियां भी यहाँ से आगे से जली जली सी थी। तो इसलिए कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ हमको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जैसे सेंसेशन कम हो गई या हाथ में पैरालिसिस के लक्षण हैं, वो सिचुएशंस हैं जहाँ हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। बट उसमें भी ज़्यादातर सिचुएशंस में जहाँ पे कि नर्व पे प्रेशर है लेकिन सेंसेशन ठीक है, पावर ठीक है, हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब हम पेशेंट को कहते हैं लाइफस्टाइल आप सुधारो, शॉर्ट टर्म के लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी आपको करानी है, और आप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। और अगर हम बैक की बात करें तो बैक में ना एक चीज़ बहुत जो लोग मतलब मिसकंसेप्शन ही है प्रॉब्ली, जो मुझे समझ में आता है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपको एक बार स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई तो एक तो स्पाइन की प्रॉब्लम लौट के आती है। तो ये तो आई थिंक सही है। एक्चुअली ये सही नहीं है जी। बट ऐसा है, अगर किसी को बैक पेन हुआ और उसके बाद उसने अपना ध्यान रखा तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम लौट के आएगी। जी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब हम ठीक हो जाते हैं, एक बार बैक पेन से बाहर आ जाते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज भी भूल जाते हैं, पोस्चर भी भूल जाते हैं, सोफे पे बैठते हैं आराम से टीवी देख रहे होते हैं, तो फिर हम उस लाइफस्टाइल में चले जाते हैं कि हम दोबारा बैक पेन को इनवाइट कर लेते हैं। बट ज़्यादातर लोग, अगर आप देखें, अगर हम जैसे आजकल के दिल्ली या डेवलप्ड मेट्रोज़ की बात करें इंडिया के, हम बैक पेन से निकले और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कभी था भी, क्योंकि लाइफ इतनी हेक्टिव है, फास्ट पेस है, हम सोचते हैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकल पाया, चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, तो वो कल कभी आता नहीं है। जी जी बिल्कुल। और जब सर्जरी होती है तो ये फिर अगेन बहुत बड़ा कंसर्न होता है, लोगों को लगता है कि आपने एक बार स्पाइन को अगर टच कराया तो आप कभी भी वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं जाएंगे, आप हमेशा के लिए आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, स्पाइन सर्जरी आज की डेट में बहुत सेफ है। उसका कुछ कारण ये भी है कि जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। जैसे पिछले कुछ सालों में आप देखें तो हमारे पास अब सर्जरी के दौरान नर्व को मॉनिटर करने की फैसिलिटीज़ हैं, या रोबोटिक स्पाइन सर्जरीज़ है, या नेविगेशनल स्पाइन सर्जरीज़ हैं, 3D रिकन्स्ट्रक्शन मॉडल्स हमारे पास हैं। स्पाइन सर्जरी हैज़ एक्चुअली बिकम वेरी सेफ एंड इट हैज़ बिकम वेरी सक्सेसफुल। बट अगेन आई वुड से सर्जरी की ज़रूरत 3% से कम केसेस में ही पड़ती है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जितनी सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी है इतनी आज से पहले कभी नहीं थी।